नमस्ते, आदाब, मैं एनका दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। वो है सबसे प्यारा नबी जिसके हुए बच्चे सभी जरूर समझदार। उसकी तारीफ करता हूँ। हुनर में लेना और अगर बच्चे हैं तो अपने सफर में लेना, गुफ्त की तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूँ तो बातों में असर भी देना। सामने बैठे प्रोग्राम में आए मेरे मौजूद मेहमान, सामने बैठे मेरे जाते हैं तमाम जिम्मेदार और दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है मुझको हमारी टीम ने कहा है कि हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं और आगे किस तरह के काम करेंगे उसको समाज के सामने जो है बताया जाए। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि हम पिछले कई दिनों से भुसावल शहर के अंदर एजुकेशन को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसका जो है इसके लिए हमारे तालुका अध्यक्ष और तमामी जिम्मेदारों का हमारे को काफ़ी सहयोग रहता है। वो हमको बार बार गाइडेंस करते हैं। मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमको जो है इसके लिए सहयोग करते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं और जो लड़के बच्चे वो आगे एजुकेशन में आगे जाए। हमारा मकसद है कि जो जीरो ड्रॉप आउट है, हमारे जो चेयरमैन हैं शकील सर, जो हमको बार बार कहते हैं कि जो जीरो ड्रॉप आउट है उसको खत्म करना है और जो काउंसिलिंग का काम है उसको आगे बढ़ाना है। इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर भी काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो रफीक महमूद दादाजी उन्होंने भुसावल शहर की तमाम बच्चों की लिस्ट उनके पास में जो 10वीं 12वीं और आगे क्या कर रहे हैं उन्होंने उनका एक खाता तैयार किया हुआ है। इंशाअल्लाह वो भी हम देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह
अकाउंट खोलकर उसके अंदर कुछ पैसे जमा किए। वो पैसों का मकसद इसलिए है कि हम हमारी जो समाज की बच्चे हैं उनके लिए कुछ नई मशीन कोर्स जो है शुरू करें, और जो बच्चे 10वीं के बाद में जो है RSC का कोर्स करना चाहते हैं उनको मुफ्त के अंदर RSC के कोर्स और अन्य जो कोर्सेज होते हैं उनको मुफ्त में दिलाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो हमारे ख्वाबों को जो है पूरा करे। इतने बात बोलकर मैं अपने दोस्त करता हूँ। अल्लाह हाय मैं सभी मेहमान और मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है। आज एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, माशाअल्लाह हमने जिस भी जिले में कॉल किया, जिस भी सदर को कॉल किया तो सबने लब्बैक कहा। क्या आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, आपको बधाई हो, हमसे जो सपोर्ट लगता है वो सपोर्ट आप दीजिए। तो ये मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। क्या यार पहले ऐसा होता था, क्या हर कोई सोचता था क्या हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के क्या करें, मगर अब ऐसा नहीं है। पैटर्न चेंज हो चुका है। अब बच्चों को हर कोई पढ़ाना चाहता है, इल्म से जोड़ना चाहता है, मजबूती करना चाहता है। अभी जो एक बात है, अल्लाह ने पहली वही जो उतारी थी वो इकरा थी। अभी मुझसे ज़्यादा तो मुफ्ती साहब को पता है इस बारे में, बट मैं जो मुख्तसर सी बातें इंपॉर्टेंट कुछ बताना चाहता हूँ। क्या इकरा शब्द उसका मतलब होता है पढ़ो। सालार साहब के कॉलेज का भी नाम इकरा है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कॉलेज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, अगर इल्म सीखना है तो चीन तक जाओ। ये कब कहा? 1400 साल पहले। तो आप सोचिए इल्म की अहमियत क्या है। और जिस फील्ड से हम आज खिदमत कर रहे हैं, ये तो हर चीज़ अल्लाह करते हैं, हम तो एक जरिया है जो खिदमत के काम कर रहे हैं। जैसे मेडिकल फील्ड में जो भी सर्जरी वगैरह होती है, हार्ट सर्जरी, आई सर्जरी, हैंड सर्जरी, जो भी सर्जरी होती है, इंशाल्लाह हमारा ये काम होता है हमारी टीम का। क्या वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना और योजनाओं के थ्रू फ्री में करना। और जैसे ज्योतिबा फुले योजना होती है, राजीव गांधी योजना होती है, तो इसी में हम ये मेडिकल फील्ड के काम करते हैं। मैं इसीलिए आपको ये इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ क्योंकि आज जो बच्चे आए हैं वो ट्रॉफी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमें इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो इसीलिए क्योंकि हमको जो डिजिटल पीरियड में सिखाया जाता है, तो इंशाल्लाह मैं भी अभी रास्ते में हूँ, मंजिल तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने भी पेश करेंगे कि भाई ये कैसा होता है, आप माइंड से कैसा वर्क कर सकते हो, और ज़्यादा पैसा माइंड से ही कमाया जाता है। बट इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस में है, जल्दी आने वाला है। मैं एक शेर सुनाकर आपको उसका एक मिसाल देता हूँ। मंजिल से बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, वो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अभी जैसे मैं आपको न्यू पैटर्न और पुराने पैटर्न के बारे में बता रहा था। पहले पैटर्न कैसे होते थे, आप यस एंड नो में जवाब देना, हाँ या और ना। पहले बोलो गाय दूध देती है, हाँ या ना। गाय का दूध निकालना पड़ता है। डर के आगे जीते नहीं, डर के आगे सीखे, सीखे तो जीते। कुछ पाने के लिए बोलो कुछ खोना पड़ता है, नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और मैं तो बोलना बहुत चाहता था, बट मुझसे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह, तो मैं अपने शब्द एक शेर के साथ समाप्त करूंगा। पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहने है, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे समाज के तमाम मौज़ीन का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे कुछ कह सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यह बुलाया ताकि मैं आपसे दो लफ्ज़ कह सकूँ।
किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक तरह से आपसे कहना चाहूँगी, जैसे कुआं है, एक कुआं है, जब उसका पानी जब खुदाई करते तो कुएं से पानी खुद रिसता है, उसका पानी खुद साफ शफाफ होता है, लोग उससे तैयार होते हैं। और ऐसे अगर आप सोचें मैं थोड़ी देर की गड़ा खोदूँ और उसमें 20 से हज़ारों लीटर पानी डालूँ तो क्या वो कुआं होगा? वो कभी कुआं नहीं होगा, ना कुएं की बराबरी कर सकता है। तो ये जो मेंटर्स हैं, बिरादरी के जो जिम्मेदारान हैं, पेरेंट्स हैं, दरअसल ये ऐसा ना कि गड़े में पानी भर रहे हैं और आपको वो टेस्ट ही नहीं आ रहा। आप दरअसल वो कुआं बनिए जिसमें वो इनबिल्ट होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे डॉक्टर्स बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ऐसे पेशे में तैयार करना है जो मेरे समाज को, मेरी बिरादरी को, मेरी कौम को एक स्टेटस पर लेकर जाए। तो ये एग्जाम्पल जब हम इनबिल्ट यानी अपनी मर्जी से इस चीज़ को चूज करते हैं, अपने हौसलों से, अपने लगन से हम जब कुछ बनना चाहते हैं तो यकीन जानिए अल्लाह की रहमत भी आपके साथ होगी, अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी। और उसके एग्जाम्पल हम हैं। आपको वो मकसद, वो नस्को लैंड डिसाइड करना होता है कि आपको करना क्या है, फिर उसके हिसाब से आपको जो है तो मेंटर्स, फिर इंसान अपने मेंटर्स को तलाश करता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप डिसाइड करें, ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ठीक है, बिरादरी आपको मोटिवेट कर रही है, आपको डॉक्टर बनने के लिए उबा रही है, इंजीनियर्स बनने के लिए उबा रही है, विटामिन्स की सर ने बात कहा, लेकिन जब तक आपके अंदर की फीलिंग्स, आपका मकसद, आपका नस्को लाइन डिफाइन नहीं होगा, वो मकसद बिरादरी हासिल नहीं कर सकती है जो हम करना चाह रहे हैं। तो तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है, तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें शुरू से। जितना जल्दी आप उन्हें अपना मकसद उड़े दोगे, इंशाअल्लाह उसके रिजल्ट्स आपको ट्वेल्थ आते हैं तक, 10th के आने में मिलते रहेंगे। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपसे कहना चाह रही थी। दूसरा, ये जो कंसेप्ट है कामयाबी का, अगर आप मुझे कामयाब देखते हैं, आपने मुझे इज्जत बख्शी, क्योंकि ये इसलिए है कि मैं एक क्वालिफाइड हूँ, ये इसलिए है कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, या मैं मोटर 1 लाख कमा रही हूँ, या मेरा क्वालिफिकेशन नहीं। कामयाबी दरअसल ये नहीं है अच्छा घर, अच्छा बंगलो, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छे क्वालिफिकेशन। 4 जुमले मैंने आपसे कुछ कह दिया तो मैं आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। कामयाबी की मीनिंग हमारे पास आखिरत की कामयाबी भी होना चाहिए। बेशक हम दुनिया में आए हैं, बहुत कम को यहाँ रहना है, बेशक हम डॉक्टर्स बन जाएंगे, इंजीनियर्स बन जाएंगे, IAS ऑफिसर्स बन जाएंगे, लेकिन जब तक हमारा लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा कि ये पेशा हमारी आखिरत के लिए होना चाहिए, तो हम उस नस्को लाइन को नहीं पहुँच सकते। कामयाबी को अगर आप जानना चाहते हैं तो कुरान में वाज़ेह अल्फाज में आपसे कह रहे हैं, सूरह यासीन, तमाम इंसान खसारे में, बेशक उन लोगों के जो ईमान लाए नहीं सिर्फ अमल सौले की, फिर हक की बात की और फिर सब्र की तरकीब। तो ये 4 चीज़ों की कामयाबी जो अल्लाह ताला को बता रहा है, ये बिल्कुल डिफाइन कर दी कि कौन खसारे में कौन कामयाब है। तो कामयाबी का क्राइटेरिया हम चेंज करें। अच्छा एजुकेशन अगर हम हासिल कर रहे हैं तो अच्छे अखलाक के साथ हासिल करें, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे कई क्वालिफाइड लोग हमारी बिरादरी में मौजूद हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत क्वालिफिकेशन है, तो बहुत अच्छी भी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनमें अखलाकियात नहीं है, बिरादरी को देने का आउटपुट नहीं है, तो क्या आप उनको यहाँ बिठाना मुनासिब समझेंगे? आज बिरादरी के मंच पे ये बैठे वो लोग हैं, या बाहर जो नीचे बैठे ये वो लोग हैं जिनके दिलों में दर्द है, इनकी अखलाकियात, इनके मॉरल्स बिरादरी के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, माशरे के लिए सोचते हैं। अब मैं ये सवाल करती हूँ कि अखलाकियात कहाँ से आते हैं? ये कोई स्कूल या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। ये अखलाकियात दरअसल उस माँ की गोद से आती हैं जिसके पास एक विजन होता है, जिसके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है कि मुझे समाज में कैसा बच्चा देना है जो आगे जाके क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो अखलाकियात की जब मैं बात करती हूँ, मैंने इसके पहले भी मॉडल्स की बात की है कि हम अक्सर जुमला सुनते हैं तालीम और तरबियत। माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये तरबियत और तालीम है। शुरुआत पहले तरबियत से होती है, फिर तालीम पर हम आते हैं। तालीम तो कोई भी हासिल कर लेता है, और भले ही हम तालीम हासिल ना करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तरबियत दें अपने औलाद को, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है, उसके अखलाकियात पे जोर दें। अखलाकियात की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम क्लासेस लगाते हैं, हमारे बच्चों को टॉकिंग सिखाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बेहतरीन पर्सनैलिटी इस दुनिया में नहीं हो गई। बाहर की कौमें उनकी शख्सियत
हाई लेवल पे पहुंचती है। अखलाकियात की क्या है? दरअसल अखलाकियात जो हमने स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाए जाते, मामलात में डीलिंग, सच बोलना, वादा खिलाफी न करना, झूठ से परहेज करना, अच्छा किरदार, अच्छे रफ्तार, ये तमाम अखलाकियात के मौजूद है जिसपे हमको बच्चों को बहुत शुरू से सिखा देना चाहिए। मैं खासतौर से इस चीज़ पर भी आपकी तवज्जो चाहती थी। इसके अलावा घर का माहौल, मेरी माएँ यहाँ मौजूद हैं, वालिद तो बाहर होते हैं, कमाने जाते हैं, वो आपको ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मुहैया करते हैं, लेकिन एक माँ घर पे मौजूद होती है। एक जंगल का शेर अगर सर्कस में तरबियत पाले तो वो नाचने गाने लगता है, और एक जंगली कुत्ता जो बाहर बैठता है अगर वो जंगल में परवरिश पाले तो डिटेक्टिव बन जाता है। ये क्या है जो कुत्ते को डिटेक्टिव बना रहा है और एक जंगल के शेर को सर्कस में ला रहा है? ये तरबियत है, ये माहौल है जो आपका असरअंदाज हो रहा है। तो माहौल को बदलिए अपने घर के। डेफिनेटली आप बचपन से अगर माहौल बच्चों को पढ़ाई का दोगे, एजुकेशन का दोगे, लॉन्ग विजन का दोगे, तो इस तरह के प्रोग्राम से ज़्यादा हमको और बड़े आगे के विजन्स को पार करने की हमको जरूरत पड़ेगी। तो माहौल को साजगार बनाए अपने घरों के, अपने बच्चों के मुवाफिक बनाए ताकि वो अच्छा एजुकेशन की तरफ बढ़े। तीसरी एक चीज़ जो मैं खासतौर से बच्चियों से करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी अंदर से बात थी तो मैंने कहा कि बच्चियाँ यहाँ पे आएगी तो मेरा मौजूद मैं बच्चियों के लिए लाई थी। चूँकि मैं एज अ फीमेल रिप्रेजेंट करती हूँ खाड़ी समाज के बेटे को, तो मैंने माहौल देखा है सर हमारे अंदर जनरली जो लेडीज़ हैं जो आज अपनी बच्चियों को तालीम हासिल कराना चाहती हैं, लेकिन जब बात आती है पढ़ी लिखी बहुओं की तो नजरिया चेंज हो जाती है। इसकी वजह वो लेडीज़ गलत नहीं है जो पढ़ी लिखी लड़की को गलत समझ रहे हैं। दरअसल हमने तालीम को कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तालीम हासिल करने का मकसद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, बेअदबी की मैं हद से गुजर गई, शर्म हया वाला काम करती हूँ, अखलाकियात की हद से गुजर गई, और फिर मैं अपने आप को क्वालिफाइड कहती हूँ। तो यकीन जानिए कि तालीम नहीं है। मेरी प्यारी बच्चियों, आप पे डबल जिम्मेदारी बन गई है कि आप तालीम के सही मानी हमारे समाज में इंट्रोड्यूस करवाएं। जब एक इंसान आपसे बात करे तो ये महसूस करे कि ये बच्ची तालीम याफ्ता है, वो बच्ची में शऊर है, वो बच्ची में विजन है, वो बच्ची नस्ल की परवरिश कर सकती है। तो आपके कंधों में दरअसल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ऐसी है कि हम एक अंधेरे कुएं में गिरे हुए हैं और हम सोए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से तो हम बेदार हुए, जहाँ हमें तालीम का नजरिया समझ में आ रहा है, तबीयत के मीनिंग समझ में आ रहा है। तो हमें खुद भी उस अंधेरे कुएं से बाहर निकलना है, हमें निकालना भी है, हमें तालीम के माना से ही समझाना है, ताकि लोगों की जो काबू हमारे ताल्लुक से बन चुकी है कि अरे ये तो एजुकेटेड है, ये पता नहीं कैसी बच्ची होगी, पता नहीं ये लड़का कैसा होगा, ये कंसेप्शन को हमको दूर करना है। तो हमारे कंधों पे ये जो जिम्मेदारी है ये बहुत बढ़ जाती है। हमें माशरे की जिम्मेदारी को लेके चलना है फ्यूचर में। और दूसरा एक और चीज़ कि जब हम हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं तो हमारा टॉलरेंस में जीरो हो जाता है, मेरी एडजस्टमेंट की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमको हमारा टॉलरेंस, तालीम दरअसल वो चीज़ है जो आपको आपसे कम एजुकेटेड लेवल से डील करना सिखाती है। वरना मेरे अपने क्वालिफाइड लोगों में तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, मैं उनसे अपने टॉपिक में बहुत अच्छी बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे वो घर में मौजूद ऐसे फर्ज से डील करना नहीं सिखाती जो तालीम याफ्ता नहीं है, जो बुजुर्ग है, तो यकीन जानिए तालीम जीरो। तो दरअसल तालीम मुझे लोगों से डील करना सिखाती है, उनकी नफ्सियात के अकॉर्डिंग बात करना सिखाती है। हो सकता है मेरे आपसे इख्तिलाफ हो सकता है मुझे आपकी बात पसंद नहीं हो, लेकिन मुझे उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे जस्टिफाई करना है, ये मुझे तालीम सिखाती है। तो बराए मेहरबानी हम लड़कियों के लिए मेरा ये मैसेज था, लड़कों के लिए भी मेरा मैसेज है जो पढ़ना चाहते हैं, जो तालीम को हाईली क्वालिफाइड हासिल करना चाहते हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन सीखें। या तो आप बहुत अच्छे शौहर होते हैं या फिर बहुत अच्छे बेटे होते हैं, क्यों नहीं आप दोनों हो सकते हैं। ये जो घर का माहौल हमारा खराब हो रहा है, ये हमारे ज़्यादा एजुकेशन की वजह से भी हो रहा है। आपके एक ऐसा लड़का जो बहुत स्मार्ट हो, अच्छी सैलरी लेता हो, हाईली क्वालिफाइड हो, उनकी अम्मी जान का तो अल्लाह ही अल्लाह, उस आखिर आसमान से नीचे तक बात ही नहीं करते। तो ये नजरिया हमें चेंज करना है उन माओं का भी जिनके बच्चे क्वालिफाइड हैं, उन माओं का भी जिनकी बच्चियां क्वालिफाइड हैं। हमको एक दूसरे के जज्बात को समझ के समाज को जोड़ के समाज के लिए हमको बेहतरी के मामला करने हैं। तीसरी एक चीज जो ये इम्बैलेंसिंग हो रहा है कि अब तक
अब तक जो एक डिकेड से लड़कियों की तालीम पर जोर दिया जा रहा था, मुझे लगता है बहुत सारा जरूरत हमको लड़कों की तालीम पर भी जोर देने की, मतलब ये जो इम्बैलेंसिंग हो रही है कि लड़कियां तो बहुत क्वालिफाइड हो जा रही है लेकिन लड़के कंपैरेटिवली थोड़ा कम एजुकेशन हासिल करते हैं, अर्निंग करने लग जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों में गुजर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ऑफकोर्स वो लड़की एक्सपोजर में आ रही है, अपने इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलती है, तो फिर उसको समाज के बच्चे उस इंटेलेक्चुअल में नहीं समझ में आता है। फिर इंटरकास्ट मैरिजेस और बहुत सारे इशूज, डिवोर्स है, लोगों से डील नहीं करने, ये सारे इशूज हमारे समाज में आ रहे हैं। तो हमको इसके तदारुक के भी असबाब पर गौर करना चाहिए। सर, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो जब हम किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं या ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं। उस सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, जहाँ मरीजों को ये इंस्ट्रक्शन करते हैं कि आपको 24 घंटा भूखा रहना है, 10 बजे पहुँचाना है, कुछ नहीं खाना है, ये करना है। फिर पेशेंट का ऑपरेशन होता है और फिर पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, जहाँ उनको बेड रेस्ट की जरूरत होती है, अच्छी डाइट की जरूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये जो गाइडेंस, करियर गाइडेंस की जो कोर्सेज कर रहे हैं, मोटिवेशन की जो कोर्सेज कर रहे हैं, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर है। बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं ऑपरेटिव प्रोसीजर है, जहाँ पहुँच तो जा रहे हैं अपने मुकाम पर, लेकिन मतलब पोस्ट ऑपरेटिव उस तालीम के बाद क्या? सर, ये बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे अंदर भी उठता है और मुझे लगता है ऐसे कई बच्चों के अंदर ये उतना उनको क्वालिफाई हो रही है। अभी यहाँ एक बच्ची जो मौजूद है जिसने 18 साल में पास आउट की है, अब अगर मैं यहाँ मोटिवेट हो गई और वो डॉक्टरी कोर्स में उसने एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएशन कोर्स में उसने एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएशन करते करते उसकी उम्र 30 साल हो जाती है, फिर ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता है, BMS करके किसी ग्रेजुएट डिग्री पे आप अच्छी जॉब या अच्छा मकाम नहीं हासिल कर सकते, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। अब अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाती है तो फिर और 3 साल, मतलब बच्चे की एज होती है 26 साल, एक अच्छी जॉब मिलते मिलते सेटल होते होते ऑलमोस्ट बच्चे 30 को क्रॉस कर जाते हैं। यकीन जानिए ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी उम्रों को पहुँच चुके हैं, बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन समाज में उस मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। ना तो बच्चियां किसी कम पे कॉम्प्रोमाइज करना चाह रही, ना उनके बराबरी के रिश्ते मौजूद है। तो हम जो तालीम की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इसके पूरे मसले के साथ इसके हल पे हमको बात करनी है। हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन चाहे यहीं से कोई बच्ची उठ जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे? तो इसके लिए मेरे कुछ सजेशन है, कुछ मशवरा है जो मैं हम्बल तरीके से अपने तौर पर मेरी साथी राय है। जरूरी नहीं कि आप इससे मुत्तफिक हो, आप बड़े हैं, आप तजुर्बेकार लोग हैं, लेकिन जो मेरी छोटी सी अकल में एक बात आती है कि हम दरअसल शादी की जब बच्चे की उम्र हो जाए और मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो कर दे, एजुकेशन के लिए इंतजार न करें। हम समाज का नजरिया बदलें, हम अपने समाज का नजरिया बदलिए। बच्चियों की एजुकेशन की जिम्मेदारी उनके ससुराल वालों पर डालें। वो लड़की बता दें जो उसको ब्याह करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी बने कि उस बच्चे को आगे का एजुकेशन दे। ये कंसेप्ट क्या है कि शादियों की बच्चों के तो वो पढ़ नहीं सकती। ऐसी कई बच्चियां जिनकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब थे, 18-20 साल में उनकी शादियां हो गई, नतीजे में एक टैलेंट को आपने 2 बच्चों एक घर में सबमिट कर दिया। तो ये शौहर की जिम्मेदारी मिले कि मुझे मेरी बीवी को हायर क्वालिफाइड बनाना है, मुझे भी एजुकेशन हासिल करना है। ससुराल वाले इन लॉ से ये डील करें, दहेज और किसी गाड़ी वगैरह की डीलिंग ना करें, बच्चों की एजुकेशन पर डील करें कि मेरी बच्ची का इतना परसेंटेज है, हम इसे पढ़ाना चाहते हैं, मुनासिब रिश्ता हम इसे तय कर देते हैं, आप प्लीज इसकी मदद करें, इसको आगे की एजुकेशन हासिल करें। यकीन जानिए ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा समाज की तरफ से। मैं आपकी खास तौर से इस पर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। प्यारे बच्चियों, एक बच्ची और एक बच्चा, शादी होती है, अज़दवाज ज़िंदगी होती है। जैसे एक मेडिकल लाइन में आपने पढ़ा होगा कि एक सेल होता है, फिर सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनता है, एक ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनता है, सिस्टम्स मिलकर एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ऐसे ही मियाँ बीवी बनते हैं, घर बनता है, खानदान बनता है, समाज बनता है, मुआशरा बनता है, और फिर हम अपने इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें वो मुआशरा बनाना है। हो सकता है मैंने बहुत तल्ख अल्फाज आपको गए होंगे, मैं माफ़ी चाहती हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन कुछ मसाइल पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिम्मेदारान से कि करियर गाइडेंस की जो मुहिम आपने चलाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो 57 से हम 97 की परसेंटेज पे आए हैं, सर एक इस्लामी मुआशरा की भी मुहिम चला रहे हैं। इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आपको आने वाले एक डिकेड में मिलेंगे कि आप इतने बेहतरीन इंसान हमारे मुआशरे में देखेंगे
को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। पूरी बाहया बापर्दगी के साथ हम अपने माशरे को रिप्रेजेंट करेंगे और बड़े बड़े क्वालिफाइड वे में रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी ज़रा नम हो तो ये मिट्टी भी बड़ी ज़रख़ैज़ है साथी, तो वो हम बड़ी ज़रख़ैज़ी हमारी मिट्टी में, बस इसे आप लोगों को थोड़े नम होने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है उन माओं से जो क्वालिफाइड बेटों की माएँ हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन माओं से जो क्वालिफाइड बेटियों की माएँ हैं, ज़रा अपने माइंडसेट को चेंज करें। हम देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम बहुत आला तालीम तो हो रहे हैं लेकिन अखलाकियात के इक़्तिदार से नीचे गिर रहे हैं, हमें उसे उठाना है इंशाअल्लाह। ये अल्फाज में मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे उम्मीद है कि इस्लाह मुआशरा की मुहिम हम शुरू करेंगे। मेरे बड़े जिम्मेदारान इस पर और रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे फर्ज़ कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जान मांगी। कार्तिक समाज के इस एजुकेशनल फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद मुसावत ताल्लुक़े के तक़सीम इनामात के प्रोग्राम में मौजूद आज के सत्र मौजूद हमारे अब्दुल अजीज़ मुफ्ती हारून साहब, इस तंजीम के सरबराह शकील सर, हमारे अजीज दोस्त जिन पर बड़ी जिम्मेदारी आई है यूसुफ भाई, अभी जिन्होंने बहुत ही अच्छे और पाकीज़ा ख्यालात हमारे सामने पेश किए, ऐसी हमारी अजीज़ा डॉक्टर मीरा, स्टेज पर बैठे हुए सभी हमारे जो कैडेट जनरल्स की आए हैं, इंजीनियर साहब, यूसुफ साहब, अमर भाई, स्टेज पर बैठे हुए सभी बिरादरी की, जहाँ के और दूर दराज से आए हुए कम चीज़ें बड़ी तादाद में मौजूद बिरादरी के तमाम बुजुर्ग, जिम्मेदारान, नौजवान, हमारे अजीज माएँ बहनें, हमारे बच्चे और बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह का एहसान और करम है कि एक मरतबा फिर बिरादरी के इस मकसद प्रोग्राम में अल्लाह ने शिरकत का मौका दिया। जो लोग यहाँ पर शायद इससे पहले इस तरह के प्रोग्राम नहीं देखे, उनको ये अंदाज़ा सही तरीके से शायद नहीं हो सकता है कि जिस वक्त, जैसा कि शकील सर ने अपने मुद्दात से बतलाया कि 2002 में जो एजुकेशनल प्रोग्राम बिरादरी के तहत शुरू हुआ, इस तहरीक को शुरू करते वक्त बिरादरी का 10वीं का परसेंटेज 57 था और उन्हीं को इनामत दिए गए। और वहाँ से हाँ, उस जमाने में 57 तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी, 0 में से 57 बहुत ताकत रखता है, लेकिन ये इस मूवमेंट की कामयाबी है। अल्लाह इनको उसका अज्र दे कि आज 99 तक पहुँच गए और बड़ी पहुँच गए। और मैं क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों में मुझे बुलाते हैं, मोहब्बत है, मुख्तलिफ तंजीमें बिरादरियाँ बुलाती है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ताज हमें गुफ्तगू लोग बुलाते हैं, अल्लाह काम ले रहा है और वही जहन में बातें डालता है। इसलिए कि इखलास की बुनियाद पर जो काम किए जाते हैं उस पर बरकत लाजमी है। मुफ्ती साहब इस पर फतवा दे सकते हैं। ये नामुमकिन है कि आप इखलास की बुनियाद पर काम करें और आपको कामयाबी न मिले। तकालीफ होगी, लोगों के अंदर ये लगेगा इतनी दूर दूर से आए, पैसा खर्चा करके बलद में आता के दिखाने मांगोगे। ये दूर तक जो सोच होती है उसको हटने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बिरादरी का ये वक्त आ गया है
कि हमने अपने मुखलिस रहनुमाओं को पहचाना, हमने अपने समाज के उन्नति के लिए ऊपर ले जाने वालों को पहचाना, और खुदा न करे अगर आज तक नहीं पहचाने तो फिर अल्लाह बेड़ा पार। बहुत पुराना शेर है, लेकिन बिरादरी के प्रोग्राम में मौजूद है कि बिरादरी के लोग पहले समझ लें कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। कंडीशन है, शर्त है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको के ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर आप ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब आएंगे, कुछ दम करके फूंक देंगे और सारे के सारे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, तो ये खाम ख्याली में मत रहिए। मुफ्ती साहब और बुजुर्ग दुआ करेंगे, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कुरान की उस आयतों को इसमें मंसूब तरीके से बयान किया कि अल्लाह उसी की हालत बदलते हैं जो खुद अपनी हालत को बदलना चाहता है। अल्लाह उसी को हिदायत देते हैं जो हिदायत का मुताजी होता है, और जिसको हिदायत नहीं चाहिए अल्लाह ने उनको गुमगुम कह दिया। आप बच्चे जो बैठे हैं, बच्चियां बैठी है, अम्मी ने पानी मांगा तो आप गिलास उल्टा लेकर और रंजन के नल को पकड़कर और अम्मी को पानी लाके दे दोगे बेटी? दे दोगे भाई? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? गिलास उल्टा है। वह इसी तरीके से आज की महफिल में डॉक्टर निकट ने आपको जो आपके इल्म का पानी, समझ का पानी दिया, अगर आपके सोचने समझने की सलाहियत का गिलास उल्टा है तो फिर आइए, बैठिए, चाय पीजिए, इनाम लीजिए, घर चले जाइए, हासिल कुछ नहीं होता। उस बच्ची की बातों को ध्यान में रखकर जाइए। मुफ्ती साहब अगर हमारी तकरीरें नहीं भी होती और निकट की तकरीर के ऊपर ये प्रोग्राम खत्म होता, खुदा की कसम कामयाब तरीन प्रोग्राम कहना। उस बच्ची ने खास तौर से हमारी माओ को झंझोड़ा है, हमारी बच्चियों को झंझोड़ा है, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को झंझोड़ा है। और याद रखिए, किसी भी समाज के अंदर अगर उस समाज के सिर्फ मर्द पढ़े लिखे हैं तो वो कुछ फर्द पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जिस समाज के अंदर एक खातून एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो उससे पूरी नस्ल आगे पढ़ी लिखी निकलती है। इसी बात को उसने कहा, बस पढ़ लिए लिख लिए तो पागल हो गए मैडम, अच्छी खासी जीन लाके घर कर रहे। मैंने कभी क्या कर रहे? बोले पैसे नहीं, आउट हो गया, आउट। मैंने भी वीडियो में निकाला आते आते मुफ्ती साहब, जब मैं निकला अपने कैंपस से तो जूड़ा बंधा हुआ और बाल ऐसे बांधे हुए और बैग लेके गया। मैंने कहा यार सलीम ये बैठा मेरे सामने, उसने मोबाइल में मैंने आपको बताऊँ, मैंने कहा ये लड़की कितनी मेहनत। जब उसके बाबू से निकले तो उसको मुझे अभी का बात है, घंटे पहले। यानी लड़के होने में कुछ नहीं, बाल पहन रहे, बाल बढ़ा रहे ऐसा, और पैंट तो ऐसी पहन रहे कि कभी किसी दोस्त ने धीरे से भी खींच लिया मेरा पार। अजीब बातें कर रहे। अरे मर्द है, मर्दों की तरह बाल भाई हिप्पी बना देती थी करना, मर्द की तरह। मोमिन पूछ लीजिए मुफ्ती साहब से, मौलाना से पूछ लीजिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तवाना तंदुरुस्त मोमिन उस नाजिर और कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद था। तो हुजूर की पसंद का क्या कर रहे हैं? बाल बना रहे, ऐसे बना रहे, मोटरसाइकिल पे तो बच्चे जा रहे, एक आगे झुक के बैठा है, उसके ऊपर बैठा, झिटकी अजीबोगरीब सीट है उसकी, तो 2-3 चिड़िया उसके सर के ऊपर घूम रही। मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा सलीम क्या बात है? और बाद में ध्यान में आया वो चिड़िया समझ रही हमारा बोतला है। ऐसे भाई यहाँ से वैसे मांग के बना देते, पहले मांग कमाए ऐसे बना रहे। क्या है ये? समाज में पढ़ लिख कर जो तकादा है इल्म का, बहुत अच्छा बयान है बच्चों ने।
तो आपको अपनी हालत बदलने का ख्याल रखना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा 5-10 मिनट मेरी बात बताए, मुफ्ती साहब को भी सुनना है, मुफ्ती साहब को सुनना है। दूसरा, बिरादरी हो, चाहे पूरा मुस्लिम समाज हो, अलग अलग बिरादरियाँ हो, इखलास की बुनियाद पर किसी भी बिरादरी का काम करना कोई ऐब नहीं, कोई गुनाह नहीं। कंपटीशन दूसरों के साथ में सबकत ले जाने के लिए कि मैं, मेरी बिरादरी, मेरा खानदान, नो, इखलास की बुनियाद पे काम करते रहिए, आपकी लकीर खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। इखलास की बुनियाद, और इन तमाम बिरादरियों को मिलकर के उम्मत मुस्लिमा बनती है। आज खाशिक समाज मुस्लिम समाज के उन पिछड़ी बिरादरियों में से है जहाँ एजुकेशन किसी जमाने में जीरो था, आज नहीं कहूँ, आज एजुकेशन है, उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई गई। तो वो बिरादरी की, मुस्लिम समाज के अलग अलग बिरादरी के तुर्राम खाओं से कहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखना, बिरादरी की अहमियत को, कि रब्त मिल्लत से है कायम, फर्ज तना कुछ नहीं। आप अकेले हैं, अपनी अकड़ में है, नो, फर्द मिल्लत से है कायम, रब्त मिल्लत से है कायम, फर्द तना कुछ नहीं। मौत दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। आप बिरादरी में है, जिसको भाई तो हमारी इज्जत है, अगर हम कौम के साथ नहीं है हम जीरो है, ये समझिए। इस ख्याल में तरक्की की कुछ बातें हैं, वो टिप्स मैं निकट की तरह आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आज जिस जगह खड़े हैं हम, तो पोजीशन क्या है? तो परसेंटेज में तो मालूम पड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी जमाने में मैं पूछना चाहता हूँ बुजुर्गों से, क्या खाशिक समाज की औरतें और लड़कियां कभी बुर्का पहनती नहीं? के बराबर नजर डालिए, मेरी तमाम बच्ची और माएँ बुर्के के अंदर बैठी है, और कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये समझ इल्म से आई है, फहम से आई है, माहौल से आई है। और ना देखिए थोड़ा इल्म हासिल करके कितनी बेहयाई कर रही है, निकल को देखिए, बाकायदा स्कार्फ डाल के बैठी हमारी डॉक्टर बच्ची। ऐसी एक बच्ची MBA में टॉप की मार्क कर, और इंटरव्यू उसका लेने के लिए एक एंकर आई, बहुत मॉडर्न टी-शर्ट पहना हुआ, बाल कटे हुए, और उससे इंटरव्यू ले रही है कि आप कैसे इतना मकाम पे पहुंची कि पूरे महाराष्ट्र में आप मुस्लिम होकर। बच्ची ने ऐसी गलदारी पहनी थी, अपने नकाब में थी। उसने कहा कि मैं रोज पढ़ती थी, अम्मी चाय देती थी, अब्बा मेरा खर्च उठाते थे, और मैं वक्त में नमाज पढ़ती थी। नमाज के औकात की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सब बातें पूछ के उसने कहा एंकर ने, एक बात बताइए, आप इतनी आला तालीम हासिल कर लिए और इतना और लगता है कि आप आए हुए गलदानी मानकर, तो क्या है? उस बच्चे ने कहा कि मैडम मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पहले पूछो। तो कहा कि मैडम ये बताइए, जब इंसान पुराने जमाने में 1800 साल पहले, जब इल्म नहीं था, तालीम नहीं थी, कोई ये नहीं था, तहजीब नहीं थी, तो मर्द औरत कैसे रहते? बोले बुढ़िया रहते थे, नंगे खादरदार नंगे रहते। बोले फिर क्या हुआ? बोले धीरे 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 हालात बदले, फिर फूल पत्तों से उन्होंने अपने सदर को ढकना शुरू किया। बोले मैडम फिर क्या हुआ? तो बोले उसके बाद में इंसान ने तालीम हासिल की और वो अच्छे लिबास से वेतन करने लगा, और फिर कपड़े और अच्छे सिलाकर वो खूबसूरत लगने लगा। तो बोले मैडम मुझे ये बताइए कि मैं आज इस पढ़े लिखे समाज के अंदर जो कपड़े पहनने का रिवाज है, वैसा कपड़ा पहनूं या पुराने जमाने में लोग बुढ़िया रहते थे या वैसे बुढ़िया रहते? यह है तालीम। हमारी ये बच्ची देखो जहाँ काम करती है वहाँ भी अपने नकाब का ख्याल करती है। प्रोडक्ट एक तरह की प्रोडक्ट है, इसलिए हमें बहुत करती है। और जिन हालात में एक बच्ची ने MD किया, अकेले में उसकी दास्तान सुनिएगा आप तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे दिन गुजार गए। बड़े मुसाइल के अंदर इस बच्ची ने अपनी तालीम दी। ये मिसालें इसलिए पेश की जा रही है कि कोई
तारीफ का कमाल नहीं है, तारीफ का कमाल नहीं, अल्लाह की सुन्नत है, जैसा बोगे वैसा पाओ। तो ये बात भी ध्यान में रखिए। यहाँ पर हमारे जो अनपढ़ शायर है उनमें अहमदाबादी के शेर ऐसे मौकों पे रिपीट होते हैं, हो सकता है किसी ने सुना है, लेकिन कौम को उजागर करने के लिए, हम अपनी कौम को समझाने के लिए एक मोमिन की जिम्मेदारी क्या होती है। अगर आपने तालीम हासिल कर ली, आप पर फर्ज बनता है कि जो अपने लिए बेहतर समझते हैं वो अपने मोमिन भाई के लिए बेहतर समझो। अगर कोई गली में एक खाटी बिरादरी का लड़का ग्रेजुएट होता है, उस पर वाजिब है अखलाकी तौर पर भी, इस्लामी तौर पर भी, तो बिरादरी के उन बच्चों को बाहर निकाले वो तालीम से महरूम है, जब उसकी तालीम का जो है तो मतलब कर अदा हो और उसका फर्ज भी अदा हो। हमारे शमीर तारीफ साहब की एक किताब थी, उसके सरे बरफ पर उन्होंने तमीरा लिखा था, वो वाक़या मुझे याद आ गया कि आज खाटी बिरादरी के जिम्मेदारों, खाटी बिरादरी के हमारे नौजवानों को, हमारी बिरादरी के इस नौजवान लड़कियों की जो तालीम हासिल कर रही है, इस वाक़े के अंदर अपनी सही जो है तो कदर व कीमत समझे, अपने मिशन को आगे बढ़ाए। एक खानका के अंदर एक नौजवान की तालीम मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद वो अपने उस्ताद मोहम्मद से विदाई लेता है और कहता है कि हज़रत अब मैं कुछ कारोबार के अंदर लगना चाहता हूँ, कुछ तिजारत करना चाहता हूँ, और रुखसती लेके निकलता है। अपने काफिले के साथ जब गांव के बाहर निकलने को जाता है तो जो उसकी फसील होती है गांव की हद, वहाँ देखता है कि एक लागिर सा परिंदा जो न उड़ सकता न उसको बालों पर है, कमजोर सा, नहीं सा, अपनी जगह पे ही चल रहा है, और देखता है कि दूसरा एक तवाना परिंदा उड़ के आ रहा है, दाना ला रहा है, उसकी चोट में डाल रहा है, गिर जा रहा है, फिर ला रहा है, फिर डाल रहा है। ये अमल देखकर बोलता है कि यार अल्लाह ताला तो एक लागिर परिंदे को यार रिस्क दे रहे, मुझे तिजारत की क्या जरूरत है, मुझे भी रिस्क मिलेगा। लौट जाता है, उस्ताद के पास आता है तो बड़े हैरत से पूछते हैं कि बेटे तुम वापस आ गए? चलेगा हाँ हज़रत, मैंने एक ऐसा वाकया दो परिंदों का देखा, और पूरा वाकया बयान करता है, हज़रत की आँख के आंसू का बच जाए। तो कहते हैं कि बेटा मेरी तालीम अभी तुझे देना जरूरी है। बोले क्यों हज़रत, ऐसा क्या हुआ? कह लगे बेटे इस वाकये के अंदर तूने जो देखा, तूने देखा कि लागिर परिंदे को एक तवाना परिंदा उड़ के जा रहा है, उसकी चोट में दाना डाल रहा है, वो खुद भी अपना पेट भर रहा है, अपने कमजोर भाई का भी पेट भर रहा है। आज तूने उस कमजोर परिंदे की जगह वो तवाना परिंदे का सबक लिया होता कि जो अपना भी पेट भरता है और अपने गरीब भाई का भी पेट भरता है, तो मेरी तालीम मुकम्मल है। ये सबक आपको उससे लेना। हमने सीख लिए, हम मालदार हो गए, काफी हो गए? नो, आपको वही करना है। बेहतर जो आपके लिए है वो अपनी समाज की, अपनी कौम के लिए करना है। ये आज की हालत समाज की कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है, कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है, तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है, और बदला था कभी जितने जमाने का मुकद्दर वो कौम नजूमी की दुकान पे खड़ी है। हाथ दिखा रहे बाबा कुछ भला हो जाए, ऐसा आ जाए नहीं हो, नामुमकिन है। उसका जवाब है कि तब से सहरा से गुले कर मांगे नहीं जाते, आब की सदा से गोहर मांगे नहीं जाते, अपने हाथों को नजूमी को बताने वालों हाथ फैला कर मुकद्दर नहीं मांगे जाते। इसके लिए आपको खुदाई से उठना पड़ेगा, मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, तकलीफें उठाना पड़ेगी, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। माहौल से घबराकर अपने घरों में रहने की बजाय आपको बाहर मैदान में निकलना पड़ेगा।
ये सारी चीज़ें कुछ काम की बात करके जहाँ पर यह तवक्को की गई कि हर बच्चा ग्रेजुएट हो, हर बच्ची ग्रेजुएट हो, आला तालीम हासिल करे, चाहे वो किसी की बहू बन गई हो, चाहे वो बच्चा अपनी शादी कर चुका हो। इसलिए कि इल्म ये अल्लाह की तरफ की बहुत बड़ी सिफत है। वो आपको बसीरत की आँख खोलने के लिए इल्म हासिल किया जाता है। नौकरी, अपनी डिग्रियाँ लगाना, ऐसे की कोई समाज को जरूरत नहीं है। हमने तो ऐसे भी पढ़े लिखे लोग देखे हजरत कि जिसके बारे में उम्मी अहमदाबादी ने कहा कि रंजिश रही दिल में सिंचाई के बाद भी, जैसे जमीन बंजर, रंजिश रही ऐसी रंजिश रही दिल में सफाई के बाद भी, जैसे जमीन हो, जैसे जमीन हो सख्त, जैसे जमीन हो बंजर, सिंचाई के बाद भी। और कोई गुफ्तगू करे तो कोई ये पता चले जाहिल है कितने लोग पढ़ाई के बाद भी, ऐसे भी लोग देखे। तो आपने अगर मिशन डायरेक्शन हाथ में लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इकरा कॉलेज, मेहरुद्दीन कॉलेज में 2 यूनिवर्सिटी के ओपन कोर्सेज है। आपकी बेटी, आपकी बहू 12वीं पास के बाद अगर घर पर बैठी है, खाटी बिरादरी के बच्चे बच्चियां जो 12वीं पास है, घर बैठे BA BSc करने के लिए उनको मैं 50% फीस का ऐलान करता हूँ। वहाँ उनको कंसेशन दिया जाए। घर बैठे BA और BSc आने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए आपको आना है। हमारे दोनों सेंटर पर इंशाअल्लाह ताला एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 12वीं पास बच्चे और बच्चियां अपने अपने कागजात लाकर जो फीस वो बताएंगे बिरादरी के लिए, जो कोशिश आप कर रहे हैं। हम बिरादरी में नहीं है मगर बिरादरी के बाहर नहीं है, हमारा भी सपोर्ट आपको इंशाअल्लाह ताला देना चाहिए। दूसरा ऐलान, जो हमारे उलमाए दीन है, मौलाना हक के जो आलिम है और जो फाजिल है, आलिम की डिग्री किसी भी मदरसे के रजिस्टर से ली भी है। रजिस्टर मदरसे से जितने हिंदुस्तान के किसी भी रजिस्टर मदरसे से आलिमियत की जो है तो सनद ली है, उनको उलमा बैच के अंदर BA फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हिम कॉलेज में दिया जाएगा। उनकी फीस जो भी है उसमें भी ऐसे उलमाओं को बिरादरी के 50% फीस था। पकड़ पकड़ के उलमाओं, क्योंकि आपके सामने डिग्री लगी है कि भाई आलिम साहब है, तो मुसलमान तो आलमियत उसके पास तो उसकी बहुत इज्जत करता है। लेकिन हम अकेले नहीं रहते, 80% नॉन मुस्लिम है। जब वो बोलेंगे कि मौलाना रफीक साहब BA, तो उठ के खड़े हो जाता है, बाप ने ग्रेजुएट है बाबा। उसके बाद फजीलत की डिग्री, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी रजिस्टर मदरसे से जिसके पास फजीलत की डिग्री है उसको MA उर्दू के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। उनको भी 50% बिरादरी के लिए हम फीस करेंगे। और आज क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे जहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलेगा, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। मैं इतना ही गाइडेंस दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा मंसूर साहब से कि 10वीं के बाद बच्चों को आला तालीम हासिल करने की पहली सीढ़ी जूनियर कॉलेज है, उस पर ज़्यादा आप इनको भर दें। 10वीं के बाद के चैनल अपन इनको ना या बहुत नहीं के बराबर बताएं, जहाँ तक हो सके आला तालीम की पहली सीढ़ी जूनियर कॉलेज की तालीम। इसलिए उसको आप ध्यान में रखिए। वो बच्चे और वो बच्चियाँ जिन्होंने 90% ऊपर मार्क्स हासिल किए हैं 10वीं के अंदर, और वो नीट की एक तैयारी करना चाहती है, शकील साहब अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहती है, ऐसी बच्चियां, ऐसे बच्चे जो हमारी फीस वहाँ की है उसमें भी 50% कंसेशन हम आपको देंगे। 90% से उससे ऊपर के बच्चे और बच्चियां जो भी है उनको, जो बिदर है शाहीन एकेडमी ऑफ बिदर कर्नाटक, उसका सेंटर हमारे पास में है,
बेहतरीन सेंटर है, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें 90 के ऊपर वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, उसी पे है भरोसा और उसी पे नाज करता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आगे महाराष्ट्र मुस्लिम घाटी समाज और मुस्लिम फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और इस नाचीज को, इस इज्जत बख्शी में उनका शुक्रगुजार हूँ। और इस शेयर के साथ मैं अपने स्पीच का आगाज करता हूँ कि रहना नहीं है हमेशा के लिए इस दारे खाने में, कि रहना नहीं है हमेशा के लिए इस दारे खाने में, कुछ अच्छे काम कर जाओ इस 4 दिन की जिंदगी में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन तकरीबन 15 से 20 साल से जारी है और काफ़ी लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। और ज़्यादा बात को घुमा के ना हो, मैं सीधा मुझसे चाहता हूँ कि कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि इस प्रोग्राम से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं इसके अंदर जिनका ये कहना है कि इस प्रोग्राम से फायदा नहीं है, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज अगर हमने आम का पेड़ लगाया कि तुरंत आम देगा, तुरंत आम देगा? एक 10 साल 5 साल कुछ ना कुछ तो वक्त लेगा। ग्रेट थिंग्स टेक अ टाइम, एक अच्छी चीज ज्यादा समय लेती है। और अब भी अगर कुछ लोग नहीं मानते होंगे कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन से कोई फायदा नहीं है हमें, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये बच्चे बैठे हैं 2011 में भी मैं इसी तरह वही कुर्सी पे बैठा था और इसी प्रोग्राम में दुनिया में मुझे शकील सर के हाथ से ये बात मैंने जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था दुनिया में, महाराष्ट्र एमपी गुजरात का, वहाँ पर भी कही थी। और मैं कहूँगा कि वहाँ पर कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग अभी भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने लोग बात सुनी है और कुछ लोग नहीं थे। कि आज भी मैं ऐसा अनुमान हूँ इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन का, जिन्होंने सही वक्त मेरा हाथ पकड़ के मेरी जिंदगी को तब्दील किया। आज मैं यहाँ जो खड़े रह के बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन की वजह से खड़ा हूँ। और हो सकता है कि आज जो बच्चा वहाँ बैठा हो 10 साल के बाद इसी डेस्क पे आके यही बात है। तो जो लोग ये सोच रहे कि इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन से कोई फायदा नहीं है, लोग आते खाना खाते चले जाते, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे सैकड़ों बच्चे जिन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए अपनी जिंदगी बदली, जिन्होंने अपने इस प्रोग्राम के जरिए पूरा खानदान बदला, अपनी जमात बदली। और यहाँ पे जो सबसे अहम डिस्कशन और यहाँ पे हम जो चर्चा करने आए डॉक्यूमेंटेशन और एजुकेशन में मोटिवेशन भी मिलता है। सब लोग बोलते हैं पढ़ो, जमात बोलती है पढ़ो, हर इंसान बोलता है पढ़ो, लेकिन जब बच्चे के पास पैसा ना हो वो क्या करेगा? इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन ने सपोर्ट सिस्टम लगाया है, एक सपोर्ट सिस्टम बनाया है कि जो बच्चे के पास पैसा नहीं है वो कैसे अपने सपने को साकार करेगा, वो कैसे अपने सपने पूरे करेगा। तो इसी मुद्दे पे हम अहम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर सीखने का जज्बा होता है, सीखने की कैपेसिटी होती है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होने की वजह से वो अपने सपनों को नहीं साकार कर पाते। तो यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम हमारे नासिक में बनाया गया है कि बाकी कुछ लोग जानते होंगे कि मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल, इसमें एक एजुकेशन लोन दिया जाता है जिसमें जो बच्चा हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उसमें उस बच्चे को हॉस्टल से लेके उसका जो कॉलेज का फीस है ये सब चीजें के लिए लोन दिया जाता है, लेकिन उसमें एक लिमिट है।
उसका जो लिमिट है 5 लाख तक का है। 5 लाख से ज़्यादा आप उसमें नहीं ले सकते। और उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। और खास करके वो बच्चे तवज्जो दें जिसको इसकी सख्त जरूरत है, एजुकेशन लोन की, जिसके अंदर कुव्वत है, ताकत है करने की, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसको मौलाना आजाद की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। और कागजात उसको पूर्ति करनी है, और पूर्ति कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, एक नॉमिनल से एक इजी सी प्रोसीजर है। तो इसमें क्या करना है कि आपको इंजीनियरिंग MBA या चाहे जो भी डिग्री करनी है, उस कॉलेज में एक नॉमिनल फीस भर के आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद कॉलेज की तरफ से एक लेटर दिया जाएगा, अलॉटमेंट लेटर। उस अलॉटमेंट लेटर को मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास डेवलपमेंट की जो ऑनलाइन साइट है उस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और उस ऑनलाइन फॉर्म के साथ आपको उस अलॉटमेंट को जोड़ना है, आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, उसके साथ आपका LC और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो सब जोड़ना है एक पासपोर्ट फोटो के साथ। और इसका जो प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है कि आपको गारंटर की जरूरत है। एक तो गारंटर सैलरीड होना चाहिए, या फिर जिसके पास सालवारा है। अगर सैलरीड पर्सन है तो बहुत बेहतर है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसमें आपको एक मौलाना आजाद की तरफ से एक सैंक्शन लेटर दिया जाएगा कि आपका लोन मंजूर हो चुका है। तो वो सैंक्शन लेटर आपको कॉलेज में सबमिट करना है। इसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो गया है, वो मिलने वाला है। और आपको ये जो भी अमाउंट है वो ईयर ऑफ द एंड, मतलब साल के आखिरी अरसे में मिलेगी, वो पहले में नहीं दी जाती, इसीलिए आपको सैंक्शन लेटर दिया जाता है। और दूसरा वक्त की किल्लत है, इसीलिए मैं अपने बात को थोड़ा शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि RT राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये जो कायदा था 2002 में पास हुआ था, शायद प्रोडक्शन पे आप लोगों ने ऐड देखी होगी, चलो स्कूल चले हम, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा। तो इसमें क्या है कि राइट टू एजुकेशन में एक ऐसी स्कीम है कि जिसमें नर्सरी और जूनियर KG से लेकर 8वीं तक बच्चे को मुफ्त एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन उसका क्राइटेरिया है तो बच्चा मुस्तैद हो। अभी उस RT के एजुकेशन के क्राइटेरिया में कौन कौन आता है, कौन कौन से बच्चे RT का बेनिफिट ले सकते हैं। RT के बेनिफिट में है कि ST, NT और OBC के अंदर जिनका इनकम सर्टिफिकेट 1,20,000 से कम है, या फिर ऐसा जो जिसके कमाने वाले, जिसके वालिद एक ऐसी नाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका घर में कमाने वाला कोई नहीं, ऐसे बच्चे को भी उसके अंदर मुफ्त एजुकेशन दिया जाता है 1 से लेके 8वीं तक। तो ये प्राइवेट स्कूल में भी अवेलेबल है, और चाहे इंग्लिश मीडियम हो या बड़े से बड़ा या तगड़े से तगड़ा कोई भी कॉलेज हो, इसमें आप अपने बच्चे का एजुकेशन फ्री में कर सकते हैं। तो यहाँ की जो जिम्मेदार रफीक सर, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपके भुसावल में जो भी अच्छे से अच्छे कॉलेज हैं, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके मिलिए, पूरी भुसावल एजुकेशन टीम, कि आप आपके भुसावल में जितने भी बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनसे जाके राब्ता करें, उनसे पूछे कि राइट टू एजुकेशन में कितना मौका है। अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से कितने बच्चों को एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान सरकार ने सीधा 25%, अगर 100 सीट है तो उसमें से 25 सीट राइट टू एजुकेशन के जरिए भरे जाते हैं। तो आपसे मैं अपील करता हूँ कि आपको भुसावल में जितने भी कॉलेज है, जितने भी स्कूल है, और ऐसे मुस्लिम बच्चे जिनको शिक्षा की बहुत जरूरत है और सीखना चाहते हैं लेकिन हालात उनके फेवर में नहीं है, उन तमाम बच्चों को तलाश करो और उन बच्चों को उस एजुकेशन स्कीम के जरिए लाइन अप करो, उनका एडमिशन करो। और तीसरा अहम मुद्दा है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि हमारा सब कुछ तय हो जाता है, इंजीनियरिंग करना है, MBA करना है, फार्मेसी करना है,
लेकिन हम एंड वक्त में डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट में खास करके तवज्जो चाहूँगा कि जब आप 11वीं से 12वीं में जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, उसमें आप लिस्ट लिख लीजिए। उसमें है आपका इनकम सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, डोमिसाइल, नेशनलिटी, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी। अब इसमें आपको तकलीफ क्या है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जो कास्ट वैलिडिटी इसको बनाने में बहुत तकलीफ है। और जैसे कि हम सब कुछ कर लेते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे अपने जिम्मेदार उनके साथ आए, जो बच्चे 12th पास करके आगे एजुकेशन के लिए जाने वाले, उन तमाम लोगों में तवज्जो चाहूँगा, वरना आपको जो वैलिडिटी 2 महीने में बनने वाली है वो आप साल भर में भी नहीं बना पाओगे। तो इस जानकारी को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए या अपने जहनों फिक्र में फिट कर लीजिए। इसमें लगने वाले जो अहम डॉक्यूमेंट्स है उनसे कि सबसे पहले जो स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद स्टूडेंट के जो वालिद है उसका उनका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर उनके दादा का कास्ट सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो स्टूडेंट का प्राइमरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो प्राइमरी स्कूल एलसी है ना, उसके स्टूडेंट के प्राइमरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद स्टूडेंट के जो वालिद है उनका लिविंग सर्टिफिकेट प्राइमरी स्कूल का, अगर दादा का है तो ठीक है, नहीं है तो अगर दादा हयात है तो ठीक। उसके बाद इसके अंदर एक रजिस्टर कॉपी लगेगी, जहाँ से आप पढ़े हैं तो एलसी का जो रजिस्टर कॉपी है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल में आप जहाँ से एलसी इशू हुआ आपको, उसका एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर की जेरॉक्स आपकी वालिद की और आपके दादाजान की अगर है, अगर दादाजान हयात नहीं है तो आप डेथ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा होना जरूरी है कि जो बच्चे आते हैं उसके अंदर मुसलमान खाटी होना जरूरी है। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जब बच्चा पैदा होता है उसका नाम का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं, तो आज भी कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं कि मुसलमान खाटी ना लिख रहे, आज भी मुसलमान लिख रहे, यानी वो फिर से वही होने वाला है। तो आज के नौजवान जो युवा है, जिनकी नई नई शादी हुई या जिनके बच्चे हैं, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी अपने बच्चे का एलसी यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाए तो जो फोटो जाते हैं उसमें मुसलमान कटिंग लिखना न भूले, वरना अभी जो आपके साथ हो रहे हैं आगे भी वही होगा। उसके बाद जो कास्ट वैलिडिटी की जो फाइल है, इसमें एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वो फाइल आपको आपके तहसील ऑफिस में जमा करना है। और आपको अगर किसी भी किस्म की मदद और किसी भी किस्म की जानकारी आपको चाहिए तो आप आपके भुसावल के जो जिम्मेदार है एजुकेशन फाउंडेशन के, उनसे रब्ता करें। यही तो बात मैं अपनी 2 बातें खत्म करता हूँ। खानदेश की तो बुलंद आवाज हमारे जलगांव जिले के, जिन्होंने एजुकेशन को जैसा महाराष्ट्र का मायर घर एजुकेशन के ताल्लुक से पुणे को कहा जाता था, लेकिन आज हमारे खानदेश का मायर घर जलगांव शहर को कहा जाता है। हमारे करीम सलार साहब मरहूम, मुझे उनके हमारे भी दोस्त बड़े भाई गफ्फर मलिक साहब की भी बात याद आ गई। उनकी भी यहाँ पर मुझे जब सालार साहब को देखा तो याद आई, क्योंकि जब भी देखा वो मैंने तो जोड़ी को साथ में देखा। दोनों लोगों ने मिलकर समाज के लिए बहुत कुछ काम किया। अल्लाह गफ्फर मलिक साहब को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेरे समाज के दोस्त, यहाँ बुजुर्ग, मेरी माँ, बहनें, बच्चियाँ, अब करीम साहब ने बोल दिए, मैडम मिलकर के बोल दिए। हमारे सामने जो
जमीन और आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे की जिनको मालूम है तो मुफ्ती साहब को बात की है, तो मेरा बोलने का तो सवाल आता नहीं। मैं बोला चांद के सामने तारे क्या बोलेंगे, बन है जुमा लब क्या बोलेंगे, जो चांद है गफ्फार वाले अपने हमारे मुफ्ती साहब सब बोल लेंगे तो टाइम हो गया। लेकिन मैं 2-3 बातें बोलूँगा कि भाई जैसा भी निगत मैडम ने कहा कि बच्चियों की शादी के बाद भी उनको एजुकेशन लेना चाहिए, तो आपके मालूमात के लिए मैं कह देता हूँ कि मैं महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश से अध्यक्ष होने के नाते मेरी लड़की जलगांव जिले शहर के अंदर लासूकर के गांव छोटे के पास वहां दी हुई है। 2 बच्चे की माँ है मेरी लड़की, उसके बाद भी वो मेडिकल लाइन में एजुकेशन हासिल कर रही है। 1 साल उसका हो गया। मेरी बहन के बाद मेरी बच्ची को मेरा भांजा ही है, लेकिन जब सोनू भाई हमारे जो महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है वो भी मेडिकल लाइन में बहुत अच्छे काम करते हैं। जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती है तो मैं बोला मेरी बच्ची का एडमिशन करना है शुरू में, कैसा करेंगे? विशुद्ध दादा बच्ची को घर पे रखो, सिर्फ पेपर देने लाओ। वो 10 दिन बच्ची पेपर देने के लिए आती है, पेपर देके चले जाती है। 60,000 उसकी फी है। सिर्फ मैं शुरू में कहते सिर्फ 10,000 भरो, स्कॉलरशिप उनको 50,000 मिल जाती है। तो जो बच्चियां पढ़ना चाहती है, मैं समझता हूँ ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी बहू बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना भी चाहिए। जो 10वीं 12वीं हम जब बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन मेरी खास करके उन माओ से कहना है, जरा मेहरबानी करके बात सुनेंगे तो अच्छी बात है, 2 मिनट की बात है। मैं खास करके माओ से कहूँगा, उनके बाप लोग तो काम पे चले जाते हैं। अगर तुम्हारी बच्ची स्कूल कॉलेज पढ़ रही है, अगर उसका ट्यूशन क्लास का टाइम 9:30 बजे का है और क्लास में जाने को 12 मिनट लग रहे हैं, तो उसको सिर्फ 15 मिनट की छूट देना चाहिए आप लोगों ने, जो 15 मिनट में अपने क्लास में पहुंचे। स्कूल में जाने का उसका जो वक्त है वो 11:30 बजे का टाइम है। अगर घर से जाने को उसको 15 मिनट लग रहे बच्ची को, तो 15 मिनट वाली बच्ची को घर से छोड़े। वो बच्ची 10 बजे से चले जा रही, क्या तो मैं कॉलेज में जा रही, मैं ट्यूशन लेने जा रही, 1-1 घंटा पहले चले जा रही। और माँ बाप क्या बोल रहे, मेरी बच्ची ट्यूशन लेने गई, मेरी बच्ची कॉलेज में गई, 1 घंटा पहले क्यों जा रही बच्ची? उसको टाइमिंग का ख्याल रखना ये माँ का काम है, क्योंकि सुबह घर पे बाप नहीं रहता, माँ रहती है। और जब बच्ची शाम को वापस आती है कॉलेज में से, जब 5:30 बजे स्कूल छूट जाती है उसकी, फिर 6:30 बजे क्यों आ रही? इसको 20 मिनट क्या लगे, इसको आधा घंटा क्या लगे, इसका काम उसकी माँ का है। ये जिस दिन हम लोग हमारी बच्चियों को पूछना शुरू कर देंगे, मैं समझता जमाना कितना भी बदल जाए, जमाना कितना भी बदल जाए, हमारी बच्चियों को अगर एक तरीके से हम तरबियत देंगे तो इंशाल्लाह हमारी बच्चियां दीन में भी और दुनिया में भी इंशाल्लाह सबसे आगे रहेंगे। क्यों? आज बोलने का मकसद ये है, आज चारों तरफ हाकार मचा है, सब तरफ, हर घर में टीवी है, हर घर में मोबाइल है, एक घर में 10 मेंबर है, तो मैं समझता 12 मोबाइल हो गए। ये बाप ने तो भाई 2 मोबाइल वापर रहे। ऐसे कई जगह हमने देखे, तो कंपलसरी लोगों के पास में मोबाइल है। अपनी बच्ची जब कॉलेज में जा रही है, स्कूल में जा रही है, तो बाप का, माँ का, भाई का काम है उसका मोबाइल ले, उसकी वो अगर सो जाती बच्ची उसके बाद में उसका मोबाइल चेक करे कि इसके दोस्त कौन है, इसकी सहेलियां कौन है, ये कौन सी स्कूल में जा रही है, किससे बात कर रही है। मोबाइल दिला के हम लोग क्या हो रहे, बेफिक्र सो जा रहे, बच्ची पढ़ रही ना। माफ करना, यहाँ पर मैं किसको तंगी देने नहीं आया। ये आज का जो माहौल है जो चल रहा है,
तलमलाट हो जाती है इंसान के अंदर। जब हमारी बच्चियां, कुछ बच्चियां ऐसी हमारी जो मुर्तद हो गई, बड़े बड़े उलमाए दीन मुफ्ती साहब, हमारे मौलाना मुख्तार मंत्री साहब ने इसमें बहुत पर्सनल हम सब लोगों को बुला के लथाड़ा है, जितने भी शहर के जिम्मेदार थे शहर के। तो मेरी खास करके गुजारिश ये है कि बच्चों को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल पढ़ाओ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें नजर भी रखो। और ये नजर रखने का माँ का है। बाप अपनी मेहनत से, मुशक्कत से, मेहनत की रोटी खा रहा है, कमा रहा है, सुबह से उठ रहा है, शाम तक के भाग रहा है, शाम को अगर दुकानदारी पे जाना तो ठेले बड़ों पे जाना, लेकिन ये माओ का काम है। और बच्चियों से खास करके मैं कहूँगा, अगर तुमको अपने माँ बाप ने पढ़ने के लिए छोड़ दिए बेटा, तो तुम अपने माँ बाप की, अपने घर की इज्जत आबरू संभालना ये तुम्हारा काम है। यहाँ पर कोई टीचर, कोई दूसरा आदमी आकर बोलेंगे नहीं, और इंसान डरता इस बात से। ये बात इतनी जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग माहौल को देख रहे हैं। मैं बिल्कुल चाहूंगा, जैसा भी निकट मेरा में हमको कम से कम 6-7 साल से तकरीबन पहचानते हुए, हम लोग हमेशा मैडम को रात को 2-2 बजे भी कॉल किए, मैडम ये बच्चा है, ये मेरी अपने केम हॉस्पिटल में जब मैडम आप थे तो मैडम ने हमेशा हमको मदद की। तो आप बदौलत भी मैडम आए, उनका पहनावा देखो, उनकी स्पीच देखो, उनके अंदर क्या बदलाव दिख रहा है वो चीज देखो। तो ऐसे आपके माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तुम लोगों को जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, एजुकेशन के ताल्लुक से या कोई भी ताल्लुक से, समाज के जो लोग हैं जिम्मेदार, जो शहर अध्यक्ष है, जो लोग बॉडी के लोग हैं, जो एजुकेशन के ताल्लुक से काम कर रहे, इन लोगों के पास बिना झिझक जाओ और बोलो कि भाई हमको ये बात की तकलीफ है, ये बात की परेशानी एजुकेशन के ताल्लुक से हो, चाहे और कोई भी ताल्लुक से हो। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ भुसावल की पूरी टीम और तमाम घाटी बिरादरी जहाँ पे हमारे लोग हैं, वो इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। मैं मेरी बात खत्म करता हूँ, भुसावल वालों को तय दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम बच्चों के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से रखा। मैं अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम काफी जमात की तरफ से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। और मैं मुफ्ती होने के नाते ये सबका देता हूँ कि बदुआ लेना अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और बच्चों को अपने को इनाम देना, और सारी तकरीरें तो आपके सामने आ गई है। मैं आज की इस मीटिंग का सदर देते हैं, पहले वीडियो को रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा सा खामोश हो जाए, एक 5-7 मिनट के अंदर हम लोग अपनी तकरीर मुकम्मल कर लेंगे। वक्त की ये जरूरत समझ लो, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है। अगर इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से आयो, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से आयो, जिसके कुरान की हो गई है। और ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा तो गवारा नहीं है। बहुत ही आदर्श एहतराम शरीर रखा
नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि भुसावल की इस टीम ने, भुसावल वालों इधर देखो, ओ प्यारे बच्चों, भुसावल की इस टीम ने एक शानदार प्रोग्राम यहाँ पर सजाया है। और प्रोग्राम सजाने के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती है ये उन लोगों को मालूम है जो प्रोग्राम करते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, पूरा हॉल घूमना चाहिए, जोरदार तालियों से प्रयास यहाँ पर बहुत सारी बातें इल्म के ताल्लुक से आज के इस प्रोग्राम का अध्यक्ष होने के नाते और एक मुफ्ती, एक धर्मगुरु होने के नाते अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि हम सब कुरान पाक को मानते हैं और हमारा कुरान से वो इश्क है, कुरान से वो प्यार है कि अगर कुरान की कोई बेइज्जती करे, अगर कुरान के औरात को बेजेस को कोई जला दे तो हमारा इश्क और हमारी मोहब्बत ऐसी जोश मारती है कि कुरान की कोई बेअदबी करे तो हम जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, इस बात को सुनो, अगर कुरान से इतना प्यार है तो फिर कुरान के पहले हुक्म पढ़ने पर अमल क्यों नहीं करते? भाई कुरान में सबसे पहले हुक्म क्या है? बोलो जोर से, इक़रा पढ़ो। अभी शेर मैंने पढ़ा, इमरान प्रताप अली का शेर था जो हमारी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट में राज्यसभा का मेंबर है। तो उन्होंने इसी आयत को दूसरे शेर में कहा कि इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही है कौम ऐसी में रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। यानी वो अल्लाह जो अपनी किताब में 6666 आयतें उतार रहा है, वो अल्लाह जो नमाज का भी हुक्म दे रहा है, ज़कात का भी हुक्म दे रहा है, रोजे का भी हुक्म दे रहा है, हज का भी हुक्म दे रहा है, सबके खैरात का भी हुक्म दे रहा है। लेकिन कमाल की बात है कि इन तमाम का हुक्म पहले नहीं दे रहा है, वो रब, वो खालिक, वो मालिक सबसे पहले कह रहा है इक़रा, यानी पढ़ो। इसका मतलब ये है कि रोजा, नमाज, हज, ज़कात से पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है। इसका मतलब ये है कि उसको बात है पढ़ने, तारीफ ही सब कुछ है। आज फिर मैं आपसे कहूंगा जो मैंने पहले से कहा कि ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, ये जुमले पर ध्यान देना, वक्त की ये जरूरत समझ लो। बिन पढ़े का खुदा तारीफ के वक्त कुछ नहीं है। और फिर मैं इतना कहूंगा कि आज मेरे जाति के जिम्मेदार यहाँ पर बैठे, मैं उससे कहूंगा यहाँ पर जिस तरीके से भुसावल में प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ में भी प्रोग्राम हो, चोपड़ा में भी प्रोग्राम हो, रावेल में भी प्रोग्राम हो, फैसपुर में भी प्रोग्राम हो, और मैं फिर एक जिम्मेदार होने के नाते के कहूंगा कि बिरादरी की सबसे ज्यादा फोकस और अहमियत अगर किसी चीज पर हमको देना है तो वो तालीम, क्योंकि अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया तालीम। दौलत असल नहीं है, निखत, ये जो डॉक्टर निकल बैठे हैं मेरी स्टूडेंट है, मेरे पास पढ़ी है, इसने बड़ी प्यारी बात से अपनी बात को शुरू की कि हम कहते हैं तालीम और तरबियत, लेकिन होना तो ये चाहिए कि तरबियत और तालीम, कि पहले तरबियत हो। आप जितने बैठे हैं सब जानते हैं कि मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अरे बोलो, कान में अजान दी जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्यों मेरे भक्ति सुन ले। तो यहाँ पर आया है धंधा बड़ा नहीं है, दुकान बड़ी नहीं है, वो सुन अल्लाहु अकबर। तो दुनिया में आया, दुनिया में आते ही लोग कहते हैं कि 2 साल का होगा तो केजी में आएगा, पहले 5 साल का होता था जब स्कूल में जाता था, अभी तरक्की हो गई, 2 साल का हो गया तो जूनियर केजी में जा रहा। लोग इतरा रहे हैं कि इल्म आम हो गया, एजुकेशन आम हो गया, तालीम आम हो गई, 2 साल का बच्चा पढ़ने जा रहा। अरे हम कहते हैं पागलों, तुम तो 2 साल के बाद उसकी तरबियत और तालीम की फिक्र कर रहे हो। इस्लाम ने तो कहा कि ये दुनिया में आया, धूप दे इसके कान में के अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। यानी इस्लाम क्या कहता है 2 साल के बाद नहीं, इस्लाम क्या कहता है 2 साल के बाद
सामने भी अगर हरकत मत करना, ये समझ करके उसको कुछ नहीं समझता है। अगर उसको कुछ नहीं समझा होता तो उसके कान में अल्लाह अकबर की सजा क्यों दी जाती? यानी बच्चा बचपन से समझता है सब कुछ। मैंने कल भी जुमा के बयान में कहा कि अगर एक माँ घर में नमाज पढ़ती है, एक माँ अगर घर में नमाज पढ़ती है, उसकी 1.5 साल की 2 साल की बच्ची को सजदा करना नहीं आता, लेकिन माँ को वो नमाज पढ़ते देखती है तो वो 2 साल की बच्ची भी टेढ़े टेढ़े अंदाज में सजदा करने लग जाती है। तरबियत करो इनकी। तालीम, इंशाअल्लाह तालीम की तरफ ये कौम बढ़ी है, बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, यूसुफ भाई ने इशारा किया कि आज मेरी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही है। मैं जमीन के उलमा का सुन रहा हूं, अदालत में मुझे जाना पड़ता है, कैसे जाते हैं, मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, कसम खुदा की अदालत में आंसू निकलते हैं जब कोई मुसलमान बड़ी लिखी बेटी अदालत में ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम, ईमान और दीन को छोड़ रही हूं। आंसू निकलते हैं। हाँ, अच्छा लड़ने भी जाए, ऐसा नहीं कि लड़कियां, ये मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बस 2 पाँच मिनट बोलना है, सिर्फ मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका दिव्या काम मिले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।